हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिकरण किसे कहते हैं और लोकतांत्रिकरण की विभिन्न धाराओं के बारे में बात करेंगे। सो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लोकतांत्रिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राजनीतिक शासन गैर लोकतांत्रिक से लोकतांत्रिक में बदल जाता है। और लोकतांत्रिकरण वह प्रक्रिया है जो गैर लोकतांत्रिक समाजों को लोकतंत्र की शुरुआत की ओर ले जाती है। सो दोस्तों, लोकतांत्रिकरण एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है जिसकी मदद से यानी कि जिसके माध्यम से एक गैर लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक देश में बदल जाता है, यानी कि धीरे धीरे करके वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, लोकतंत्र कायम हो जाता है। इसी चीज को यानी कि इस प्रोसेस को लोकतांत्रिकरण कहा जाता है। और जो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके जो गैर लोकतांत्रिक समाज होते हैं, देश होते हैं, उन्हें लोकतंत्र की शुरुआत की ओर ले जाती है ताकि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। और इसके बाद दोस्तों, विश्व अधिकाधिक लोकतांत्रिक बनता जा रहा है। हम इसी दौर के साक्षी हैं। 1975 से 2000 के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो पूरा विश्व है उसमें जितने भी देश हैं धीरे धीरे करके सब लोकतांत्रिक बनते जा रहे हैं। हम सब इस चीज को जानते हैं। और 1975 से लेकर 2000 के बीच में जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उनकी संख्या दोगुनी हो गई थी, यानी कि वो डबल हो गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों, विश्व की अधिकांश जनता लोकतांत्रिक शासन के अधीन है। अपने मौजूदा चरण में लोकतंत्र ने अपना विस्तार पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक कर लिया है। लोकतंत्र अब दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के भागों में भी फैल चुका है। तो दोस्तों, विश्व की अधिकांश यानी कि दुनिया की अधिकतर जनता जो जहां पर लोकतंत्र कायम है वो लोकतांत्रिक शासन के अधीन है, यानी कि उनके देश के अंदर लोकतंत्र कायम है। वहां पर जनता के द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं। और अभी के चरण के अंदर लोकतंत्र ने अपना विस्तार कई जगहों पर किया, जैसे कि पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और उसके बाद दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया, इन भागों में भी वो फैल चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों, मानव इतिहास में पहली बार विश्व आबादी का एक बड़ा भाग स्वतंत्र रूप से चुनी गई सरकार के अंतर्गत शासित है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं। जो भी विश्व की आबादी है उसका एक बहुत बड़ा भाग स्वतंत्र रूप से चुनी गई सरकार के अंतर्गत शासित है, कि मतलब वहां पर चुने गए लोग शासन करते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, सैमुअल हंटिंगटन ने इसे लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर की संज्ञा दी है, यानी कि सैमुअल हंटिंगटन का मानना है कि ये लोकतंत्र की तीसरी लहर है। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। सैमुअल हंटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को विभिन्न धाराओं और चरणों में बांटा। इसमें दोस्तों सबसे पहली धारा है प्रथम धारा। हंटिंगटन प्रथम धारा को 1828 से मानते हैं। इसका मतलब यह है कि हंटिंगटन का मानना है कि इसकी शुरुआत 1828 में हुई प्रथम धारा की। और इस पहले चरण में लगभग 30 देशों ने लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों यह है कि इस पहले चरण के अंदर जो कुल 30 देश थे उन्होंने लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की। लोकतंत्र के अंदर जो राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनकी स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों, अमेरिकियों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ इस चरण के अंदर। और 19वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन के कई देशों में लोकतंत्र को मजबूती मिली। तो दोस्तों, इस प्रथम धारा के अंदर यानी पहले चरण के अंदर अमेरिकियों को मतदान का अधिकार भी प्राप्त हुआ, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और 19वीं सदी में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और कई देशों के अंदर लोकतंत्र को मजबूती मिली। और जो पहली धारा थी वो 1920 में इटली में फांसीवाद की स्थापना के साथ खत्म हो जाती है, यानी कि 1920 में जब इटली में फांसीवाद आया वहां से प्रथम धारा समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों दूसरी धारा है। दूसरी धारा की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानी गई है और ये 1960 के दशक तक जारी रही। इसके बाद कई राज्यों का उदय हुआ और अधिकांश राज्यों को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, जो दूसरी धारा थी उसकी शुरुआत को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान माना जाता है और ये 1960 के दशक तक जारी रही। इसमें क्या हुआ कि कई राज्यों का उदय हुआ, कई नए नए राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, कई नए राज्य बने और ज्यादातर राज्यों के अंदर जो औपनिवेशिक शासन था उन राज्यों को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली। जो उपनिवेश देश थे उनको औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली। इसके बाद दोस्तों, नए देशों ने लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक वह लोकतांत्रिक नहीं बने रह सके। और जो दूसरी धारा का अंत हुआ वो कुछ देशों के सत्तावादी शासन को अपना लेने के साथ हो जाता है। तो दोस्तों, कई सारे नए देश थे जो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का प्रयास कर रहे थे कि लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, लेकिन वो काफी लंबे समय तक लोकतांत्रिक नहीं बने रह सके। जो दूसरी धारा का अंत हुआ यानी कि दूसरे चरण का अंत हुआ वो तब होता है जब कुछ देश सत्तावादी शासन को अपना लेते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी धारा के बारे में। तीसरी धारा 1970 के दशक के मध्य से शुरू हुई, 20वीं सदी के अंत तक मानी जाती है। इस धारा में लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ गैर लोकतांत्रिक देशों ने लोकतांत्रिकरण को अपनाया। दक्षिणी यूरोप में अधिनायक तंत्र का अंत हो गया और सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का विघटन हो गया। 20वीं शताब्दी के अंत तक लोकतंत्र विश्व के प्रत्येक भाग में पहुंच चुका था। तो दोस्तों, ये जो तीसरी धारा है उसकी शुरुआत 1970 के दशक के मध्य से मानी जाती है और 20वीं सदी के अंत तक मानी जाती है।
इस धारा में क्या हुआ कि लैटिन अमेरिका के और कुछ एशिया के कुछ देशों ने लोकतंत्र को अपनाया। इसके साथ साथ जो दक्षिण यूरोप था उसमें अधिनायक तंत्र का अंत हो गया। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का विघटन हो गया और 20वीं शताब्दी का जब अंत आते आते लोकतंत्र विश्व के हर एक भाग में पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों चौथे चरण की बात कर लेते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार लोकतांत्रिकरण की चौथी धारा जारी है, परंतु कुछ प्रश्नों व चुनौतियों के साथ। 1990 के दशक में 9/11 की घटना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 9/11 की घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण है, कितने इंपॉर्टेंट है। और 1970 के दशक से लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में वृद्धि देखी जा सकती है कि 1970 के दशक के बाद से कई देशों ने लोकतंत्र को अपनाया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसके साथ साथ दोस्तों 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। दोस्तों विउपनिवेशीकरण का मतलब होता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक देश किसी देश का उपनिवेश होता है, यानी कि गुलाम होता है। तो जो 20वीं शताब्दी थी उसकी शुरुआत में क्या हुआ कि कई देशों को आज़ादी मिलनी शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों 1945 के बाद के 20 वर्षों में भी ब्रिटेन, जापान व फ्रांस जैसी औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण उनके अधीन उपनिवेशों पर कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एशिया, अफ्रीका में नए राज्यों का निर्माण हुआ। सो दोस्तों 1945 के बाद क्या हुआ कि जो ये ब्रिटेन, जापान, फ्रांस जैसी जितनी भी औपनिवेशिक शक्तियां थीं, जिन्होंने किसी न किसी देश को उपनिवेश बना रखा था, यानी कि गुलाम बना रखा था, तो इन देशों के ऊपर जो इनके उपनिवेश थे उनके ऊपर इनका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका में कई कई नई राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि उनका उदय हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।